नमस्कार दर्शक बिंद। आज डीएसटीवी के पर्दा में हमारे साथ दार्जिलिंग के सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णु साहब जी है। विष्णु साहब नमस्कार। नमस्कार मिलन जी। कैसे हो विष्णु जी? आप आपको लग रहा है तबीयत बहुत खराब। बहुत सारी शुभकामनाएं। नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और डीएसटीवी के माध्यम से जो है यहाँ की जनता जो है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेती है और मुझे लगता है एक माध्यम है जिसे दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी बहुत आसानी से जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आप लोग कितना मेहनत करते हैं, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजू जी देखिए, बाहर में अभी हाल ही एक चीज चर्चा में आया है, परिवर्तन रथ यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा बाहर में किस लिए जरूरत है? आखिर बाहर में एमपी भी आपकी है, एमएलए भी आपकी है। आखिर जो दो एमएलए है उनका भी मोरल सपोर्ट आप लोग का देखा जा रहा है। तो इस जगह पे रथ यात्रा का सिर्फ जनसंयोग के लिए कि और कुछ भारतीय जनता पार्टी का अगला कुछ? देखिए दादा, ये रथ यात्रा नहीं है, ये रथ यात्रा नहीं है, परिवर्तन यात्रा बोला मैंने। ये परिवर्तन यात्रा है और मुझे लगता है आज पूरे पश्चिम बंगाल को परिवर्तन की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ से ज्यादा जनता जी परिवर्तन चाहती है जी। लेकिन मैं ये कहूँगा, जब आपने पहाड़ की बात की तो पहाड़ और नॉर्थ बंगाल के लिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है परिवर्तन की। जब मैं पहाड़ की बात करता हूँ, आप देखिए मतलब आप ये कह सकते हैं सीधा कि आज पहाड़ में लोकतंत्र नहीं है। वो तो आप लोग का कहना है। उदाहरण नहीं, आप उदाहरण से आप देखिए, पहाड़ के अंदर में पिछले 16 वर्ष से कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए और जीटीए बगैर चुनाव के चल रहा है। और तीसरी बात जो है, म्युनिसिपैलिटी भी जो है वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। यानी लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पिलर है डेमोक्रेसी में, वही जो है खत्म है। और मुझे ऐसा लगता है हम लोकतंत्र में नहीं हैं और राजतंत्र के अंदर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो है तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स के अंदर में जी हमारे लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हों। गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, राबा, हिंदी भाषी, माइनॉरिटीज, सबके अंदर में जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो, उनका विकास हो। आप पहाड़ के अंदर में, तराई में, डूअर से नॉर्थ बंगाल में किसी भी विषय पर आप देखिए, मतलब आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब इस पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म है। और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल में जिसका शासन चल रहा है, टीएमसी और ममता दीदी उसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, बंगाल में आप लोग ऑपोजिशन है, सेंट्रल में आप लोग सत्ताधारी है। इसी जगह से आपका ये बात बंगाल के लिए आप बोलते हैं, शायद आपका कहना आपका जगह पे ठीक है, आप ऑपोजिशन पे है बंगाल में। लेकिन इस जगह पे बंगाल के मुख्यमंत्री व बंगाल का सत्ताधारी पार्टी ने आपका ऊपर में हो और आपका पार्टी का ऊपर में हो अंगुली उठा के दूसरा स्टेट का निशानी करते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं उन लोग भी वैसे ही बोल रहे हैं। तो इसमें आप कौन सी जगह से इसके खंडन करेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं आपका विषय। जैसे देखिए, आप बंगाल पे ऑपोजिशन में है, ओपिनियन विरोधी है। बंगाल की मुख्यमंत्री का पार्टी और मुख्यमंत्री ने खुद ने आप लोग को ऊपर में इंजम लगाते हैं। आप लोग जो स्टेट पे सत्ता पे है वहाँ की आप लोग जैसे एलिगेशन लगाते हैं, उससे दूसरा स्टेट का भी ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। तो आप जो कहा, जो इस स्पेसिफिक कुछ नहीं हुआ, पंचायती नहीं हुआ, डुअर्स के लिए कुछ नहीं हुआ, दार्जिलिंग के लिए कुछ नहीं हुआ, बस समझ गए अपने अपने। देखिए, ममता दीदी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल की जनता उनको नकार चुकी है और वो क्या कहती है इससे मेरे को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये है कि पश्चिम बंगाल जब आजाद हुआ था तब इकोनॉमी में नंबर 1 था, आज 16वें स्थान पे है। 2018 तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने नेशनल क्राइम रिपोर्ट दी है, उसके अंतर्गत जो है महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित थी,
65,000 से ज्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल से लापता हुई, और जो सरकार माँ, माटी और मानुष के नाम से नारा लगा करके सत्ता में आई थी, वो भ्रष्टाचार में, पुलिस राज में, गुंडा राज में, कटमनी में, करप्शन में और भ्रष्टाचार में पूरी तरफ सर से लेकर के पांव तक लिप्त है। और मुझे कोई एक उदाहरण वो बता दे जो वो मतलब उदाहरण दे के किसी भी दूसरे दल को या दूसरे स्टेट को टिप्पणी कर सकते। मुझे लगता है आज पश्चिम बंगाल बहुत पिछड़ा है। उसका कारण 34 साल सीपीएम का राज और 10 साल टीएमसी का राज है। एकदम चुनाव नजीक में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष स्तरीय नेतृत्व, स्टेट लेवल का बड़ा बड़ा लीडर, खुद आप सेंट्रल लीडर हो, जो दार्जिलिंग में चुनाव से पहले नॉर्थ बंगाल में बहुत ज्यादा आप लोग को पहल चल रहा है। आखिर ये नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें में अहम भूमिका रखते हैं दार्जिलिंग बीजेपी के लिए, क्योंकि दार्जिलिंग में साहब जी, दार्जिलिंग में आप लोग को पॉलिटिकली जो माइलेज मिला था 2009 से आप लोग को पहला सांसद मिला। बंगाल में बीजेपी का रथ यात्रा शुरू हुआ था, जॉय का रथ यात्रा। अलुलिया साहब से पहला जसवंत सिंह जी आपसे यहाँ पे रुका है, लेकिन आपसे उम्मीद रखते हैं हिल्स पीपल, तराई पीपल्स, डुअर्स का पीपल्स, उनके लिए आप लोग का पास क्या है? 11 कम्युनिटीज हो, पीपीएस बोल के जो शब्द प्रयोग हो रहा है, एक्चुअली मीनिंग्स क्या बुझाना चाहते हैं राजू जी? देखिए सुनिए, पहली बात आपने जो बताया, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ती है पूरे मन से, पूरी ताकत से जी लड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने दार्जिलिंग तराई डुअर्स की बात की। देखिए, हमको ये समझना होगा कि दार्जिलिंग तराई डुअर्स की लोगों की बहुत लंबे समय से मांग रही है, गोरखालैंड को लेकर के और 11 जाति को लेकर के, यहाँ की विकास को लेकर के, यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर के। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों पे अध्ययन करके 2019 के संकल्प पत्र में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि दार्जिलिंग तराई और डुअर्स की जनता के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान हम करेंगे, और गोरखाओं में जो विशेष करके 11 जातियां छूटी हुई है उनको एसटी स्टेटस भी देंगे। अब हमको समझना ये होगा, मुझे भी ये लगता है कि जो है देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब हम स्थायी राजनीतिक समाधान की बात करते हैं या 11 जाति की बात करते हैं, देखिए ये बहुत जो है ऐसा विषय नहीं है कि जैसे ममता दीदी आए और उन्होंने घोषणा कर दिया मैं चाय सुंदरी स्कीम लॉन्च कर दूंगी, या 100 जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दूंगी, या फलाना घर दे दूंगा। ये ऐसी घोषणाएं नहीं। ये दोनों जो मुद्दे हैं ये भारत के संविधान से ही संभव है। भारत के संविधान में संसद में पास होगा, उसके ऊपर उससे पहले बहुत लंबी प्रक्रिया से इनको गुजरना होता है। और मुझे लगता है इन सब विषयों को बहुत जो है बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन करके, मनन करके, सोच समझ के अपने संकल्प पत्र में लिखा है, और मैं संतुष्ट हूँ। इसके लेकर के बहुत सीरियसली भारतीय जनता पार्टी में बात हुई है और इसके ऊपर काम भी चल रहा है। और जो है इतना जरूर है कि चुनाव है तो मुझे भी लगता है, हमारी जनता को भी लगता है, इतनी बार हमने बीजेपी को वोट दिया है कि चुनाव से पहले हमें कुछ कारण मिले। सो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ, अभी तक मैंने कोई हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इसमें हमको ये भी समझना होगा कि हमारे ये जो मुद्दे हैं, जैसा मैंने आज भी कहा कि मुझे नहीं लगता इनको हम चुनाव से जोड़ करके देखने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भाग रहा हूँ। देखिए, मेरे को तो 1.5 साल हुए हैं कुल। जी। मैं 19 के जून में शपथ लिया था, 1.5 साल हुए हैं। मुझे दार्जिलिंग को समझना था, हमारे इस 1 साल तो कोरोना में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दार्जिलिंग को समझना था, दार्जिलिंग की लोगों का इमोशन को समझना था, मुझे तराई को समझना था, डुअर्स की जनता को समझना था, मुझे नॉर्थ बंगाल को समझना था, मुझे पश्चिम बंगाल को समझना था, मुझे राजनीति भी समझनी थी, मेरी पार्टी की कार्य पद्धति भी मुझे समझनी थी। सो इन सब में भी विषय लगता है। उसके बावजूद भी मैं मतलब बहुत ईगो के कारण नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे संसद भवन में मुझे मौका मिला, अपने क्षेत्र के सारे मुद्दे वहाँ पे मैंने मतलब संसद भवन में रखने का काम किया है। और जैसा मैंने बताया कि इन सब विषयों पे चर्चा चल रही है, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव से पहले बड़ी घोषणा करती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि हमें चुनाव से मतलब जोड़ करके देखनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए
जो भी 11 जाति का विषय हो या स्थायी राजनीतिक समाधान का विषय हो, देखिए स्थायी राजनीतिक समाधान यहाँ की जनता जीटीए नहीं चाहती, हिल काउंसिल नहीं चाहती। सो ऐसे ही स्थायी राजनीतिक समाधान ऐसा चाहते हैं जो स्थायी हो, तो आपके उनके में देखिए उनके सपनों को पूरा कर सके, उनकी जो अस्मिता को पूरा कर सके, उनकी सुरक्षा को वो सुरक्षा कवच हो, साथ ही गोरखाओं की आइडेंटिटी को इशू को सॉल्व कर सके। साथ ही हमको ये भी देखना पड़ेगा इस समाधान के कारण, इस स्थायी राजनीतिक समाधान के कारण मुझे लगता है हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसके कारण ये स्थायी राजनीति के अंदर में हम 1.5 करोड़ गोरखाओं को भी साथ लेकर के हमको देखना होगा। क्योंकि देखिए जैसा मैंने आज भी कहा कि दार्जिलिंग गोरखाओं का जो है वो दिल है, और देश भर में 1.5 करोड़ गोरखाएं रहती हैं। ये सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक, हमारी आध्यात्मिक, ये वो केंद्र भी है। इसीलिए ये सब जो है, इन सब विषयों में समय लगते हैं, उस पर जैसा मैंने बताया चर्चा चल रही है। लेकिन जो भी होगा जी, वो मैं चाहता हूँ वो स्थायी हो। फिर दोबारा गोरखालैंड को लेकर के या पीपीएस को लेकर के कभी पहाड़ में आंदोलन नहीं हो। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, और आज तक आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में हर असंभव काम संभव हुए हैं। चाहे 370 का दार्जिलिंग में जो समस्या है, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। मेरे पास समस्या भी है लेकिन समाधान भी है, और मैं उनमें से नहीं हूं कि समस्या देख करके मैं भागूं। मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं ठोक के करूंगा। देखिए मेरी राजनीति में आना मैं इच्छा से नहीं आया हूं, लेकिन ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था, और मुझे लगा मैं दार्जिलिंग की मुझे सेवा करनी मिलेगी, मेरे को अपने लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं राजनीति में कूदा। लेकिन मैं 5 साल के लिए जो है राजनीति में हूँ, और आपके माध्यम से मेरी जनता को ये वचन है जी, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में लिखे हैं उसकी पूरी करने की जिम्मेदारी आपके सांसद होने के नाते मेरी है, और मैं कभी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। लेकिन जो लोग आज ये कहते हैं कि राजू बिष्ट ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, मैं उनसे पूछता हूं आपके माध्यम से, 2019 में मैं चुनाव लड़ा था, उससे पहले या उसके बाद कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लिखित में कोई एग्रीमेंट किया है क्या कि 1.5 साल में हम दोनों मुद्दे का समाधान करेंगे? ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। जी। और जिन लोगों के साथ आज वो खड़े हैं वो ये भूल गए हैं, कल तक उन्हीं को जो है वो गाली देते थे, उन्हीं को वो बख्शी कहते थे, लेकिन आज उनके साथ खड़े हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीएमसी वो पार्टी है जो 2017 के आंदोलन में हमारे 13 गोरखा भाई बहनों को शहीद बनाया। आज देखिए क्या कहते हैं, गोरखा बटालियन बनाएंगे, 123 में से सिर्फ 4 गोरखा है। पहाड़ में पंचायत चुनाव नहीं है, पहाड़ के अंदर में जो है म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं होते, पहाड़ के अंदर में जीटीए के चुनाव नहीं होते, पहाड़ में विकास का पैसा नहीं आता। पैसा आता है तो कुछ चुनिंदा नेताओं के जेब में जाता है और जनता को कुछ भी नहीं मिलता। जनता आज तक जो है ठगी की ठगी है। यहाँ आप चिकित्सा की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, चाय बागान बंद हो रहे, सिंखोना बागान को ये लोग नष्ट करने में तुले हुए हैं, चाहते हैं ये सिंखोना नष्ट हो, और इतने 26,000 से ज्यादा एकड़ जमीन में इनकी इच्छा है कि हम वहां ला करके जो है रोहिंग्यास को बसाएंगे। सो ये सब जो है मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए, आज मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि कालिम्पोंग के अंदर में एक शिक्षा संस्था को बंद कर दिया और उसके ऊपर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहे हैं। आपके माध्यम से कहता हूँ जो भी कल्प्रिट है, जो दोषी होगा, मेरे पास जिस दिन प्रमाण आएगा सबको जो है कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए देरी हुई है लेकिन अंधेर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरी तरफ जो है वहां तो सब कुछ फुल स्टॉप है। ममता दीदी कभी गोरखा को पसंद नहीं करती, वो कभी नहीं चाहेगी कि नॉर्थ बंगाल की उन्नति हो, और साथ में वो कभी भी नहीं चाहेगी कि गोरखाओं का वर्चस्व जो है दार्जिलिंग तराई डूवर्स में रहे। वो गोरखाओं को समाप्त करना चाहती है, हमको माइनॉरिटी बनाने चाहती है। मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी विरोधी दल के नेता हैं जो आज टीएमसी के साथ मिले हुए हैं, मेरे व्यक्तिगत उनसे कोई जो है आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांत में जरूर उनसे जो है वो नहीं रखता। लेकिन मैं उनको भी आपके माध्यम से कहता हूं, आप जिस रास्ते में हो आपने गलत रास्ता चुना है। ना तो आपका व्यक्तिगत उससे भला होगा, ना ही आपका जनता का भला होगा, ना ही आपका पार्टी का भला होगा। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए
कि 2017 में शहीद जिस पार्टी ने बनाया 2017 का चैप्टर दार्जिलिंग की जनता कभी उनको जो है टीएमसी को वोट नहीं देगी। और एक बात और, ये जो वोट इस बार 2021 में हो रहा है, ये बिमल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं हो रहा है, ये ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाने का वोट हो रहा है। हमारी पहाड़ की जनता इसे कभी नहीं स्वीकारेगी। राजू जी देखिए, आपका अलायंस तो अभी इस वक्त 3-4 पार्टी अलायंस में है। CPRM होंगे, GNLF है, ABGL का कुछ फैक्शन भी आप लोग का साथ है। तो आपका अलायंस लोग का जो चाहना बा डिमांड है, तो वोट के पहले उनको आपके साथ बैठ के इस विषय लेकर बैठ चुका हो क्या लगते हैं उन लोग को? देखिए मैं आप देखो, उनको भी ये समझना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है या जिन समाधान की वो जो है कल्पना करते हैं, ये इतने सरल नहीं है। ठीक है, भाषण में बहुत अच्छा लगता है, मंच में खड़े होकर के ठोक के कह दो, लेकिन ये इतने इजी भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये असंभव नहीं है, और संभव है मोदी जी के नेतृत्व में ही, और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आपके माध्यम से हमारी सभी अलायंस पार्टी को साथियों को, देखिए मैं सबको बराबर लेकर के चलता हूँ। मैं किसी को ना तो छोटा समझता हूँ, ना ही किसी को बड़ा। मैं अपने बराबर सबको संभाल करके चलने वाला व्यक्ति में से हूँ, और आज तक मैं चल रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत तौर पे सबको फ़ोन करता हूँ, सबके संपर्क में रहता हूँ। उनकी कोई भी तकलीफ हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं शरीक हूँ। और आपने देखा होगा, हाल ही में गृह मंत्री जी के साथ सब लोग भेंट करके आए, बहुत खुल करके सबने अपनी बात रखी है। गृह मंत्री जी ने भी उनको बात सुनी है, और उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया है, उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं। सो ये सब चीज़ें हो रही है, प्रक्रिया चालू है, और हमको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। हमारी मांगे बहुत लंबी है, और ये जैसा मैंने बताया, भारत के संविधान में सब कुछ संभव है, और भारत के संविधान से ही होना है। इसलिए हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये बीच बीच में ऐसे राजनीति चलती रहेगी, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन गोरखा जाति नहीं मरना चाहिए, हमारे मुद्दे नहीं मरने चाहिए। आज पहाड़ में कई लोगों को भ्रम है कि या मैं पहाड़ का राजा हूँ, लोग जो है मेरे को लोगों ने राजा बनाया है। नहीं भाई साहब, हमको नहीं बोलना चाहिए कि किसी का शकल देख करके लोगों ने वोट नहीं दिया है। लोगों ने वोट दिया है तो दार्जिलिंग तराई डूवर्स का स्थायी राजनीतिक समाधान होगा, 11 जाति को ST मिलेगा, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। अगर कोई व्यक्ति इस भ्रम में है कि मेरा चेहरा सुंदर है, मुझे चेहरा देख करके वोट दिया है, तो वो गलत फहमी में। राजू जी बात ये रहा, जो पिछले बार बाई इलेक्शन में MLA के चुनाव में आप लोग को सिंबल पे आप लोग को अलायंस कैंडिडेट चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आपको अलायंस कैंडिडेट रहेंगे, अलायंस का सिंबल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल? दादा बहुत देरी है, अभी उसमें बहुत समय है, और हम लोग अलायंस पार्टी हम लोग मिल बैठ करके इसको तय करेंगे। और ये सिर्फ मेरे अकेले बैठने से भी नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है पश्चिम बंगाल की, वो भी बैठेगी, और केंद्रीय नेतृत्व से भी हम बात करेंगे, और मिल करके जो सबके हितों की रक्षा के लिए होगा वो हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले तक राजू बिष्ट को आदमी इतने मानते थे, उनकी सोशल मीडिया में कोई पेज पे राजू बिष्ट का कोई भी ट्वीट हो आते थे, आदमी वहां पे दिल खोल के उनको आशीर्वाद करते थे, कि उनकी स्वागत करते थे। लेकिन हाल ही कुछ दिन से लक्ष्य करा जा रहा है, जो राजू बिष्ट का फॉलोअर भी हो, पहाड़वासी जो फॉलो करते थे, कहीं ना कहीं उनकी शब्द में कुछ कमियां, शब्द में कुछ खराबी शब्द में नजर आ रहा है। कहीं आपको लगता नहीं जो ये प्रक्रिया जब ढीले तरह हो रहा है तो देखिए सब मेरे साथी हैं, और सब दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता है। अगर उनमें कुछ कमियां दिखती है मुझ में, अगर कहते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं हमारी जनता से इतना कहना चाहता हूं, मैंने ईमानदारी से आपके लिए प्रयास किए, और प्रयास आज सफल भी हो रहे हैं। अभी आप राष्ट्रीय जो है संस्कृति महोत्सव से ही आ रहे हैं, इतना भव्य कार्यक्रम दार्जिलिंग के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं अगले 20-25 साल तक कभी होगा। चाय बागान के श्रमिकों को आप देखिए, चाय बागान बंद हो रहे थे, चाय बागान में मिनिमम वेज नहीं मिल रहा था। भारत सरकार में, मैं खुद उस कमेटी में था, मैंने सारे अलायंस पार्टी के लोगों को भी कमेटी से मिलवाया। हमारे इवन जो CPM के नेता, मैंने यूनाइटेड फोरम उनको भी बुलाया कमेटी के अंदर में, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, उन्होंने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए। आज कानून पास हुआ, अब आने वाले समय में लोगों को जो है कम से कम 300 रुपये मिनिमम वेज मिलेगा। ठीक है, और भी समस्याएं, हम वहाँ शिक्षा को अच्छा करेंगे, चिकित्सा को और व्यवस्थित करेंगे, सड़कें ठीक करेंगे, PM आवास योजना के अंतर्गत चाय बागान में रहने वाले
सभी श्रमिकों के लिए घर बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर के हम आ रहे हैं, वो सब काम करेंगे। और जो है ईमानदारी से मैंने 1.5 साल प्रयास किया है, और जो डायरेक्ट केंद्र की सरकार से हो सकता था वो सब काम हुए भी हैं। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके अंदर में जो है उसका एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली आकर के स्टेट को करना होता है, स्टेट कुछ नहीं करती। मैं प्रशासन को, पुलिस को दोष नहीं दूंगा, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन है, ना तो सांसद की आपने सुननी है, ना तो सांसद की आपने मदद करनी है, ना आपने दिशा की मीटिंग कॉल करनी है, ना ही कभी किसी कार्यक्रम में सांसद को बुलाना है। सो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो जो प्रतिनिधि चुन करके दार्जिलिंग से या पश्चिम बंगाल से जाता है, उसको वो अपना अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी जनता की सेवा करने का मौका पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अहंकारी सरकार नहीं देती। रज भैया, हम लोग एकदम वक्त खत्म होने लगा। कुछ क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन है एकदम। आपने बोला ब्रह्मास्त्र है, आपने बोला घोटाला का आरोप लगाया। जो घोटाला का हो रहा है, आपने जीटीए क्षेत्र का बात कहा, तो आपका पास स्पेशल ऑडिट करने सेंट्रल से आप ऑडिट करा सकते हैं जीटीए का मोह से, लेकिन आप लोग क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा नहीं है भैया, ये सब प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि मेरी दुकानें मैं जब चार बंद कर दूं जब चार खोल दूं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ जो है एक कानून के अंतर्गत होता है। और मैं आपको बताऊं, देखिए पीएम आवास योजना की 5 लोगों की टोली केंद्र सरकार से आई भी, 10 दिन यहाँ रुकी भी, उनका रिपोर्ट भी मेरे पास आ चुका है। किस किस ने 25,000 रुपए डिमांड किए, किस किस ने अपने कार्यकर्ताओं को घर बनवाए, किस किस को 2-2 घर बनवाए, ये सब रिपोर्टें आ चुकी है। ठीक है, वो मैं उसकी मैं वो सार्वजनिक नहीं करूंगा, सरकार को करना होगा, कोई आरटीआई करेगा तो वो सार्वजनिक होगी। और देखिए मैं जब भी जीटीए की बात करता हूँ, जीटीए में कुछ लालची नेता है जो अपने स्वार्थ के कारण जो है मतलब भले उनकी आज बात बड़ी मीठी मीठी चॉकलेट जैसी लगती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी जो पैदाइशी है वही गलत है। इसकी नींव जो रखी गई 11 में वो भी गलत है, और जो 17 में जो दूसरे भाई ने नींव रखी वो भी गलत है। मैं जब जीटीए कहता हूँ, मैं पूरे जीटीए के लोगों को मैं दोषी नहीं मानता। देखिए आज मतलब मुझे बेचारे उन पे तरस आता है। जीटीए के इतने हजारों एम्प्लॉय है, मतलब पता नहीं कितने सालों से एडोक बेसिस पे चल रहे हैं। जी। आज तक जो है वो परमानेंट नहीं हुए। ये बहुत बड़ा विषय, दुख का विषय है। अगर मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में ये अधिकार मिला हुआ है, क्यों दार्जिलिंग के गोरखा जो जीटीए में काम करते हैं या हिल काउंसिल में काम करते थे, उनको ये अधिकार क्यों नहीं है? वो भी तो हमारे ही भाई हैं। मतलब राज्य में तो हमारे जो भी नेता हो, चाहे राजू बिष्ट हो, चाहे बिमल गुरुंग हो, चाहे अनित थापा जी हो, चाहे उससे पहले हमारे विनय जी थे, मतलब ये हमारा फर्ज बनता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम उनकी चिंता करें। बट आज तक किसी ने चिंता ही नहीं। उनको लटका के रखना चाहते हैं, जिससे उनको लगता है कि इस व्यक्ति के कारण, इस एक आदमी के कारण उनके जो है कुछ वोट बैंक सिक्योर रहेंगे। मुझे लगता है ये उनके ऊपर अन्याय है, ये अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए राजू जी, हम लोग एकदम अंतिम क्वेश्चन, आपको क्या लगता है आने वाला चुनाव में, विगत समय में आपका जो पॉलिटिकल मित्र था, आज उन्हें दूसरा के साथ हाथ मिला लिया, उस जगह पे आपको डुआर्स तराई क्षेत्र में जहां नेपाली भाषी गोरखा वोटर का संख्या अधिक है, उस जगह पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है जो आपका वोट बैंक में, बीजेपी का वोट बैंक? देखिए विमल जी का आदर्श, देखिए पहली बात, विमल जी से मेरे व्यक्तिगत मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है जी, और लेकिन उन्हें तो कहा आपका क्लोज है कि किस परिस्थिति में वो थे और किस परिस्थिति में मतलब उनको बंगाल के साथ किस मजबूरी में करना पड़ा, वो तो खैर वही जानते हैं। लेकिन थी तकलीफें थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब बहुत खुश थे विस्थापित जीवन जी करके और उनको मजा आ रहा था, तो ये नहीं है। ठीक है, उनकी तकलीफें थी और मैं उस चीज को समझता हूँ। और ये भी सत्य है कि 19 में विस्थापित होते हुए उन्होंने जान लगा दिया था मुझे जिताने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मन से भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, कहता रहूंगा इस बात को। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस मुद्दों को लेकर के, जिन गोरखाओं के विषय को लेकर के, दार्जिलिंग तराई और डुवर्स की जनताओं के विषय को लेकर के वो चले थे, वो रास्ता भटक चुके हैं। और देखिए आज जो काम वो कर रहे हैं जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। देखिए 13 लोग शहीद हुए हैं, उसके बावजूद भी आप आते हैं, बड़े कार्यक्रम करते हैं, मंच में उनके परिवार को बिठा करके जो है डांस कराते हैं, तो क्या बीतती होगी उस शहीद की आत्मा के ऊपर, आप सोचिए। और आप कहते हैं मैं विस्थापित हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, आकर के आप जो है लिफाफा बांटते हैं।
अल्टीमेटली पैसा आया कहाँ से? देखिए, अगर मैं अपनी कमाई का पैसा खर्च करता हूं तो वो पैसा आपका है जी। लेकिन अगर वो पैसा वो हराम का है तो मुझे लगता है वो गलत है, और उसके कारण जो है कभी भी जो है हमारी जनता उस चीज को नहीं स्वीकारेगी। देखिए, आप अपनी कमाई में से जो खर्च करते हैं वो लगता भी है, लोगों के शरीर में भी लगता है। जो काम आप करने के लिए दे रहे हैं वो काम भी फलता है, फूलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो है इतने शहीद हुए, उसके बावजूद भी हम जाके टीएमसी से मिले, उसने कुछ पैसे दिए, वो पैसे आकर के जो है मैं जनता को बांटता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। रही बात तराई डूवर्स की, देखिए, जब से मैं सांसद बना हूँ मैंने कभी तराई को डूवर्स को अलग नहीं समझा। बिल्कुल नहीं दार्जिलिंग समझा। तराई डूवर्स, इनफैक्ट मैं पूरे नॉर्थ बंगाल को ही अपना मानता हूँ, और यहाँ के सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। जब भी स्थायी राजनीतिक समाधान होगा उसमें तराई डूवर्स समावेश होगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। जब भी एसटी स्टेटस होगा अनाउंसमेंट, उसके अंदर में तमाम जो है पश्चिम बंगाल के गोरखा रहेंगे, ये भी मैं आपको स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। अभी कुछ र्यूमर टीएमसी वाले चला रहे थे कि सिर्फ पहाड़ के लोगों को एसटी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ये सब अफवाहें हैं। मैं जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस भ्रम में मत रहिए। और टीएमसी चुनाव के समय में ऐसे बहुत सारी जो है पासे फेंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह फेल है। और टीएमसी के कारण कभी गोरखाओं का उद्धार नहीं हो सकता। ये कभी जो है गोरखाओं को पसंद नहीं करेंगे, ये भी तय है। राजू जी, एकदम हम लोग अंतिम टाइम पे आ गया। आपको इस अंतिम घड़ी में आपका कुछ कहना है जो अपना पहाड़वासी से? कल भी आपका पास समय रहेंगे, आप 2-1 दिन रहेंगे पहाड़ में। कल गवर्नर आ रहा है कुछ एक गवर्नमेंट कार्यक्रम से, उस कार्यक्रम में भी आप रहेंगे, और पहाड़वासी को आप कुछ बोलना चाहिए? देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। मैं राजनीति में स्वार्थ के कारण नहीं आया हूँ, और जो है मुझे आपने जिम्मेदारी 5 साल की दी है, मैं ईमानदारी से उसका पालन करूँगा। और मैं जब पहली बार कालिम्पोंग आया था, मुझे याद है मैंने कहा था मैं गोरखाओं की टोपी कभी छुपने नहीं दूंगा। मैं कभी भी मेरे कारण, मतलब दार्जिलिंग तराई डूवर्स आप छोड़ दीजिए, 1.5 करोड़ गोरखाओं को शर्मसार होना पड़े ऐसा कभी काम नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा उससे गोरखाओं का सिर उठेगा, ना कि झुकेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में जो वादे हैं उसको पूरा करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसको ईमानदारी से कर रहा हूं और करता रहूंगा। दार्जिलिंग की जनता से आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरी एक विशेष विनती है कि राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय संस्कृति जो है कार्यक्रम भव्य रूप से दार्जिलिंग के, वो भी गवर्नर हाउस में, मुझे लगता है पहली बार गवर्नर हाउस पूरे दार्जिलिंग, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता, आम जनता के लिए खुला है। आप सब लोग आइए, कल उसका अंतिम दिन है। 2 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक का कार्यक्रम होगा। मंत्रा बैंड से लेकर के बहुत सारे लोग आकर के उसमें अपना प्रस्तुति देंगे। मुझे लगता है गवर्नर हाउस घूमने का और इतने भव्य राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को देखने का, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। मैं आपसे चाहूँगा इस चुनाव के माहौल के अंदर में भी कुछ समय निकाल करके आप सब लोग आएँ, हमारे सारे नेता भी आएँ, उस कार्यक्रम का आनंद लें। और महामहिम गवर्नर साहब भी कल हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बस यही मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी ने जो कहा, राजू जी के पास ब्रह्मास्त्र है। गोरखा के समाधान के लिए वो ब्रह्मास्त्र उस वक्त उन्हें प्रयोग करेंगे जिस वक्त जरूरत है गोरखा के लिए। लेकिन उन्हें ये भी साथ में कहा, पश्चिम बंगाल में जितने भी गोरखे हैं एससी स्टेटस से उनसे वंचित नहीं होंगे। साथ ही पहाड़ को कुछ सोल्यूशन हो तो तराई डूवर्स भी उनके साथ शामिल रहेंगे। राजू जी ने दावा किया। आने वाला दिन में राजू जी के दावा गोरखे ने देखेंगे। शायद उनके ऊपर में जो उम्मीदें है, उनका उम्मीद पे, गोरखा का उम्मीद पे विष्णु जी पानी नहीं फेंकेंगे बोल के उनके जो कहना है, देखना है आने वाला दिन के लिए। कैमरा प्रवीण गुरु का साथ मिलन छेत्री, दार्जिलिंग।